बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीएच मीटर जनरल चैप्टर 791। तो 791 ये यूएसपी का चैप्टर है, ठीक है। यानी यूएसपी मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। इस चैप्टर के अंदर पीएच से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है इसको डिस्कस किया है, इस तरह कैलिब्रेशन, इस तरह इलेक्ट्रोड, पीएच मीटर, ठीक है, पीएच की डेफिनेशन, ये सारे इस चैप्टर के अंदर हम आज कवर करेंगे। क्लियर यहाँ तक? तो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ समझते हैं कि क्या पीएच मीटर खुद वोल्टेज जनरेट करता है या फिर इलेक्ट्रोड अंदर से चार्ज बनाता है। ये दो क्वेश्चन हैं। क्लियर यहाँ तक? तो इसका जवाब क्या है कि पीएच मीटर या वोल्ट मीटर कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता। जब हम पीएच इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन में डालते हैं तो ग्लास मेम्ब्रेन पर एक हाइड्रेटेड जेल लेयर मौजूद होती है। तो इस जेल लेयर में सॉल्यूशन के हाइड्रोजन आयन ग्लास के सोडियम आयन के साथ या लिथियम आयन के साथ ये एक्सचेंज होते हैं। इसी आयन एक्सचेंज की वजह से मिली वोल्ट पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। क्लियर यहाँ तक? तो पीएच मीटर का काम सिर्फ इतना है कि वो इस मिली वोल्ट सिग्नल्स को सेंस करके पीएच में कन्वर्ट करके देता है, जो कि नर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करके, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है वो पीएच मीटर यानी पीएच इलेक्ट्रोड सेंस करता है और वो उस पोटेंशियल डिफरेंस को जो हमारे पास वोल्ट मीटर होता है वो उसको कन्वर्ट करता है पीएच के अंदर। क्लियर यहाँ तक? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पीएच मीटर इज एन एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी इन अ सॉल्यूशन। तो पीएच क्या है? pH is a measure of hydrogen ion activity of a solution and represent the degree of acidity or alkalinity। तो जो pH मीटर है ये हमें ये क्या बताता है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसके अंदर हाइड्रोजन आयन, एक्टिव हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या है वो हमें बताता है। यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुआ है हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी। हालांकि पीएच पहले हम पढ़ते हैं कि पीएच क्या है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी में जो डिफरेंस है उसको मैं बता देता हूँ कि हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी का मतलब ये है कि सोल्यूशन के अंदर कितने हाइड्रोजन आयन, एक्टिव हाइड्रोजन आयन मौजूद होते हैं। वाइल जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मतलब ये कि आपका सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन है। आइडियल सोल्यूशन समझते हैं जैसे कि अगर 1 मोल HCl है तो वो 1 मोल क्लोराइड और 1 मोल हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट होता है। ये एक आइडियल सोल्यूशन होता है हमारे पास, यानी 100% डिसोसिएट होता है। तो इस तरह हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी क्या है? तो हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी यूएसपी कहती है कि आपके पास अगर 1 मोल HCl डिसोसिएट होता है क्लोराइड और हाइड्रोजन आयन में, तो इसका मतलब है कि 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल क्लोराइड प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि वो 1 मोल से कम आयंस प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इनके अंदर के जो इंटरनल जो इनके पास अट्रैक्शन होती है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से 100% जो सोल्यूशन होता है वो डिसोसिएट नहीं होता। देने यहाँ तक? तो हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी क्या है आपके पास? एक्टिव हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास सोल्यूशन के अंदर, इसलिए यूएसपी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की जगह पर हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी का टर्म यूज़ करता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर के अंदर हम जो चीज़ कवर करेंगे वो हमारे पास क्या है? सबसे पहले स्लोप है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है? ऑफसेट है। क्लियर यहाँ तक? और तीसरा हम कैलिब्रेशन और साथ में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यूएसपी के मुताबिक हमारे पास जो स्लोप होता है वो 90% से लेकर 105% तक इसकी लिमिट होती है, और जो ऑफसेट वैल्यू होती है उसकी लिमिट हमारे पास ±30 मिली वोल्ट होती है, ठीक है। ये क्या है हम नीचे डिस्कस करेंगे। क्लियर यहाँ तक? इस तरह कैलिब्रेशन बफर भी हम डिस्कस करेंगे और साथ में इसकी जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी वर्किंग के बारे में डिस्कस करते हैं कि वर्किंग किस तरह करता है। तो वर्किंग में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंबाइन इलेक्ट्रोड के बारे में। आजकल हमारे पास जो इलेक्ट्रोड मौजूद होते हैं वो कंबाइन इलेक्ट्रोड हैं। कंबाइन इलेक्ट्रोड का मतलब ये होता है कि आपके पास जो टेम्परेचर प्रोब होता है या रेफरेंस और रिस्पॉन्सिव इलेक्ट्रोड एक ही इलेक्ट्रोड के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इसको अभी हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रोड
के अंदर क्या क्या इलेक्ट्रोड के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ये रेड कलर में जो हमारे पास क्या है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये हमने एरो से शो किया है, हमारे पास क्या है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। दूसरा हमारे पास ये रिस्पॉन्सिव इलेक्ट्रोड भी मौजूद हैं। क्लियर यहाँ तक? ये रेड कलर हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड और ये दूसरा पर्पल कलर के अंदर हमारे पास क्या है, रिस्पॉन्सिव इलेक्ट्रोड। अब हमारे पास जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये जिस पोर्शन में मौजूद होता है उस पोर्शन के अंदर 3 मोलर KCl मौजूद हैं। ठीक है, आपको जो ये आसमानी कलर से जो कलर शो हुआ है इसके अंदर हमने क्या शो किया है कि इसके अंदर 3 मोलर KCl मौजूद हैं। और जो हमारे पास रिस्पॉन्सिव इलेक्ट्रोड जहाँ पर मौजूद होता है इसके अंदर जो सोल्यूशन फिल्ड होता है हमारे पास होता है बफर 7। क्या होता है? बफर 7 मौजूद होता है। तो हमेशा याद रखें कि हमारे पास जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिस पोर्शन में मौजूद होता है इलेक्ट्रोड के, वो हमारे पास उसके अंदर 3 मोलर KCl फिल होता है और जो रिस्पॉन्सिव इलेक्ट्रोड जहाँ पर मौजूद होता है उसके अंदर जो सोल्यूशन फिल होता है वो बेसिकली बफर 7 होता है। अब बफर 7 इसलिए होता है, एक न्यूट्रल बफर है जिसमें क्या होता है, जो आयंस वगैरह होते हैं उसका स्टेबल और डिस्टर्ब नहीं होते, बल्कि जितने आयंस यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं वो रिस्पॉन्सिव इलेक्ट्रोड से क्या करते हैं, फील करते हैं, इसको डिटेक्ट करते हैं। तो एक और बात, रेफरेंस इलेक्ट्रोड और रिस्पॉन्सिव इलेक्ट्रोड में क्या डिफरेंस होता है? तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वाइल रिस्पॉन्सिव इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वो डिपेंड करता है हाइड्रोजन आयंस के ऊपर। किसके ऊपर? हाइड्रोजन आयंस के ऊपर डिपेंड करता है। यानी सॉल्यूशन के अंदर कितना हाइड्रोजन आयंस मौजूद है वो रिस्पॉन्सिव इलेक्ट्रोड क्या करता है, इसको डिटेक्ट करता है। क्लियर यहाँ तक? तो रिस्पॉन्सिव इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिपेंड करता है हाइड्रोजन आयंस के ऊपर और रेफरेंस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझते हैं, जो रिस्पॉन्सिव इलेक्ट्रोड के यहाँ पर ये जो आपको नज़र आता है इसको कहते हैं बल्ब। जो ये ग्लास इलेक्ट्रोड भी कहलाता है। इसका जो टिप होता है ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन सेंसिटिव लेयर होती है, इसको जेल लेयर कहते हैं। ठीक है, ये इसको हाइड्रेटेड लेयर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हाइड्रेटेड लेयर भी कह सकता है। ये हाइड्रोजन आयन से क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन को डिटेक्ट करते हैं। अगर इसकी डिटेल में जाते हैं तो इसकी डिटेल में हमारे पास जो ग्लास बल्ब होता है इसके अंदर लिथियम, सोडियम और सिलिकॉन डाइऑक्साइड वगैरह भी मौजूद होते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब हम डिस्कस ये करते, तीसरा हमारे पास रेफरेंस रिस्पॉन्स इलेक्ट्रोड के बाद एक और वो होता है हमारे पास सेंसर मौजूद होता है, इसको टेम्परेचर प्रोब कहते हैं। टेम्परेचर प्रोब के लिए किसी सोल्यूशन का कोई सोल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके टेम्परेचर प्रोब के लिए किसी भी 3 मोल KCl या बफर 7 की ज़रूरत नहीं होती। ये इलेक्ट्रोड के अंदर ये भी मौजूद होता है जो सोल्यूशन के टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है। और हमारे पास जो ऑटोमेटिक डिजिटल ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोड्स होते हैं इसके अंदर टेम्परेचर कंपनसेशन के लिए क्या यूज़ होता है, एक प्रोब मौजूद है जो टेम्परेचर को सेंस करता है, उसी लिहाज से pH हमें बताता है, क्योंकि हमारे पास जो pH होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हमारे पास जो मिली वोल्ट होता है, पोटेंशियल होता है, वो 59.16 मिली वोल्ट होता है। क्लियर यहाँ तक? तो अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है तो ये क्या होता है, ये डिस्टर्ब होता है। क्लियर यहाँ तक? तो टेम्परेचर प्रोब, रेफरेंस इलेक्ट्रोड और रिस्पॉन्सिव इलेक्ट्रोड ये एक ही कैविटी के अंदर, ये एक ही ट्यूब के अंदर मौजूद होते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, जिसको हम कहते हैं कंबाइंड इलेक्ट्रोड। ठीक है, और यही मिली वोल्ट को नस्ट इक्वेशन के ज़रिए कन्वर्ट करता है किस चीज़ के अंदर, pH के अंदर। क्लियर यहाँ तक? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोड किस तरह काम करता है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोड हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या डिस्कस करते हैं? अगर मेरे पास एक सोल्यूशन है, ये क्या है, मेरे पास एक सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन के अंदर
अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा मौजूद हैं, हाइड्रोजन आयन क्या है, ज़्यादा मौजूद हैं, तो हाइड्रोजन आयन से ये जो लेयर होती है, हाइड्रेटेड लेयर होती है, ये सेंसिटिव होती हैं। तो इसका मतलब ये कि जितने हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे सोल्यूशन के अंदर, उतना क्या होगा, उतना हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा। क्या होगा, एसिडिक होगा। यानी एक सोल्यूशन के अंदर जितने हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे उतना सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। और एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन कम होंगे, तो ऐसा सोल्यूशन हमारे पास क्या कहलाएगा, अल्कलाइन सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन एसिडिक है, अल्कलाइन है या न्यूट्रल है। ठीक है, ये डिपेंड किस चीज़ के ऊपर करता है, ये हमारे पास जो जेल लेयर है इस पे डिपेंड करता है कि ये क्या करता है, हाइड्रोजन ज़्यादा है तो एसिडिक, और इसके साथ अगर हाइड्रोजन आयन कम है तो अल्कलाइन। एक कंडीशन ये भी होती है कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड, यानी एक कंडीशन ऐसी भी आती है कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल वो रिस्पॉन्सिव इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के बराबर होता है, तब जो सोल्यूशन होता है, जो पीएच बनती है वो हमारे पास क्या होती है, न्यूट्रल होती है। ये कंडीशन कब होती है, जब रेफरेंस और रिस्पॉन्सिव इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल इक्वल होता है। क्लियर यहाँ तक। अब सेंस कैसे करते हैं, ये तो चलो यहाँ तक हमने बात कर ली कि हाइड्रोजन आयन ज़्यादा तो एसिडिक, हाइड्रोजन आयन कम तो अल्कलाइन, अगर दोनों इक्वल है तो न्यूट्रल। अब यहाँ पर देखें, इसको हम ये समझने वाली चीज़ है, जब सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। किसके दरमियान, रेफरेंस इलेक्ट्रोड और रिस्पॉन्सिव इलेक्ट्रोड के दरमियान, क्योंकि रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और रिस्पॉन्सिव इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होता है, डिपेंड करता है हाइड्रोजन आयंस के ऊपर। तो अगर यहाँ पर हाइड्रोजन आयन मौजूद हैं तो क्या होगा, यहाँ पर एक पोटेंशियल क्या होगा, जनरेट होगा। तो इस पोटेंशियल यानी रिस्पॉन्सिव इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होगा, इसके जो डिफरेंस होगा वो क्या करता है, वो पीएच जो वोल्ट मीटर है वो इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है, मेजर करता है। ठीक है, यानी यहाँ से जो वो जाएगा, यानी रिस्पॉन्सिव इलेक्ट्रोड से जो पोटेंशियल जाएगा वोल्ट मीटर के पास, और रिस्पॉन्सिव इलेक्ट्रोड से जो पोटेंशियल जाएगा किसके पास, वोल्ट मीटर के पास। तो ये वोल्ट मीटर हमें, यानी वोल्ट मीटर मिली वोल्ट के अंदर रीड करता है, और ये जो मिली वोल्ट के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस ये सेंस करता है, रीड करता है, तो उसको कन्वर्ट करता है पीएच के अंदर। क्लियर यहाँ तक। तो रिस्पॉन्सिव और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को जो पोटेंशियल डिफरेंस को कौन करता है, मेजर करता है, वोल्ट मीटर उसको क्या करता है, रीड करता है, और वो मिली वोल्ट के अंदर वो जो वैल्यू होती है उसको कन्वर्ट करता है पीएच के अंदर। ठीक है, अब पीएच की वैल्यू 1 से लेकर कितने तक होती है, 14 तक होती है। क्लियर यहाँ तक। तो अब ये मिली वोल्ट से पीएच में कैसे कन्वर्ट होता है, तो इसके अंदर एक इक्वेशन है जो मैंने यहाँ पर लिखा है, वो हमारे पास है नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो नर्स्ट इक्वेशन से मिली वोल्ट से पीएच मीटर जो होता है, जो वोल्ट मीटर भी इसको कह सकते हैं, वो इसको कन्वर्ट करता है किस चीज़ के अंदर, पीएच के अंदर। अब जैसे कि नर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस एन एफ आर टी एल एन हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी। एच का मतलब क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी होती है। अब यहाँ पर E क्या है मेरे पास, E इज द मेजर्ड पोटेंशियल। E मेरे पास क्या है, मेजर्ड पोटेंशियल है। क्लियर है यहाँ तक। R क्या है, ये गैस कांस्टेंट है, R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू है। T क्या है, T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, T हमारे पास क्या है, ये केल्विन के अंदर 273 के अंदर इसको हम ये मेजर करता है। F क्या है, F फेराडे कांस्टेंट है। और H क्या है, H का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी या एक्टिविटी ऑफ द हाइड्रोजन आयन। क्लियर यहाँ तक। ये तमाम कांस्टेंट जब इकट्ठे होते हैं तो ये नर्स्ट इक्वेशन बनाता है, और ये पीएच वोल्ट मीटर जो होता है वो इस मिली वोल्ट को नर्स्ट इक्वेशन के जरिए कन्वर्ट करता है पीएच के अंदर। क्लियर है यहाँ तक। तो इसको भी थोड़ा डिस्कस करते हैं कि किस तरह हमें ये प्रोवाइड करता है। देखें, हमारे पास जो 7 pH होता है, इसके ऊपर जो मिली वोल्ट या पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 0 होता है। ठीक है,
अब अगर फ़र्ज़ करें कि मेरे पास अगर प्लस के अंदर आता है, मिली वोल्ट प्लस के अंदर आता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है। और अगर आपके पास जो मिली वोल्ट अगर नेगेटिव के अंदर है, तो इसका मतलब ये है आपका सोल्यूशन क्या होगा, अल्कलाइन होगा। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रोड के बारे में था। अभी हम डिस्कस करेंगे कि स्लोप कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है। अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसको अभी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यूएसपी के मुताबिक हमारे पास जो स्लोप की वैल्यू है वो कितनी है, स्लोप की वैल्यू जो हमारे पास यूएसपी के अकॉर्डिंग है वो हमारे पास है 90% से लेकर 105 तक। आप बस अगर कैलिब्रेशन के बाद अगर आपका 90% से लेकर 105 तक स्लोप है तो एक्सेप्टेबल है। तो इसको हम ग्राफ के ज़रिए समझते हैं कि क्या किस तरह ये हमें रीड होती है, यानी किस तरह मिली वोल्ट से पीएच क्या करता है, पीएच मिली वोल्ट कैसे पीएच में यानी स्लोप किस तरह कैलकुलेट होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे हमारे पास जो 7 पीएच है, ये हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 7 पीएच का मतलब क्या है कि इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। ठीक है। तो एक बात यहाँ पर भी डिस्कस करते हैं कि पीएच 1 यूनिट पीएच कन्वर्ट करने के लिए 1 यूनिट पीएच कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 59.16 मिली वोल्ट का चार्ज रिक्वायर्ड होता है। अगर आप बस 59.16 मिली वोल्ट चेंज होता है तो इसका मतलब क्या है कि आप एक यूनिट पीएच को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। फ़र्ज़ करें कि 7 से अगर पीएच 8 पे जाना है तो उसके लिए कितना रिक्वायर्ड है, 59.16 मिली वोल्ट पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पर फ़र्ज़ करें मेरे पास एक पीएच है जो 7 से कन्वर्ट होती है 6 इन 3 यूनिट, 7 से 6, 6 से 5 और 5 से 4। ठीक है। ये एक पीएच मीटर है, एक मेरे पास यूनिट है कि वो कन्वर्ट होती है 3 यूनिट, यानी 7 से कन्वर्ट होती है 4 तक। ठीक है। तो 7 से लेकर 6 तक ये 59.16 मिली वोल्ट इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। तो 6 से कितना होगा, अगर यहाँ तक 1 है तो 6 यहाँ पर 2 और 5 से 4 तक हमारे पास कितना होगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अगर मेरे पास 7 से लेकर 6 में कन्वर्ट होने के लिए 59.16 मिली वोल्ट की ज़रूरत है, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 7 माइनस 4 इसको 3 हो जाएगा। ठीक है। तो 59.16 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये लगभग 180 मिली वोल्ट हो जाएगा। ठीक है। यानी 7 से 4 पे आने के लिए कितने मिली वोल्ट रिक्वायर्ड है, 180 मिली वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। तो अगर मैं स्लोप देखता हूँ 180 मेरे पास यहाँ पर है। ठीक है। मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, एक पॉइंट लगाता हूँ। क्लियर है यहाँ तक। और 7 से कन्वर्ट हो तो 7 पे मेरे पास क्या है, 0 है। ठीक है। तो 7 से ये मेरे पास 0 हुआ। ठीक है। 4 यहाँ पर है तो मेरे पास यहाँ तक 4। ठीक है। ये स्लोप किस तरह कैलकुलेट करते हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। अब स्लोप का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, स्लोप का फार्मूला मेरे पास होता है स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है। इसको हम किस तरह मालूम कर सकते हैं। ठीक है। अब मेरे पास पीएच 7 हमारे पास जो 180 क्या है, 4 तक पीएच कन्वर्ट करने की मुझे कितना, y2, यानी मेरे पास इसको मैं y2 ले लेता हूँ तो मेरे पास ये क्या होगा, ये हमारे पास y1 होगा। ठीक है। तो y2 मेरे पास कितना है, y2 मेरे पास है 180। ठीक है। y1 मेरे पास कितना हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय x2 कितना है मेरे पास, x2 मेरे पास 7 है तो x2 यहाँ पर हो जाएगा 7। ठीक है। और x1 मेरे पास क्या हो जाएगा, 4। ठीक है। तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 0 180। ठीक है। 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। क्लियर है यहाँ तक। तो अगर मैं इसको डिवाइड कैलकुलेट करता हूँ 3 1 3 और 63। ठीक है। 60 मेरे पास क्या इसका आंसर आ गया, 60 आ गया। ठीक है। तो इसका मतलब ये है
कि 1 मिली वोल्ट चेंज करने के लिए यहाँ पर इसने कितना लिया है, अप्रोक्स 60 मिली वोल्ट को इसने यहाँ पर कंज्यूम किया है। ठीक है, अब इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मेरे पास स्लोप क्या आया है, 60 तक आया है, तो इसका मतलब ये है कि स्लोप कैसे कैलकुलेट होगा। तो स्लोप मेरे पास, अगर मैं इसको परसेंट में कन्वर्ट करता हूँ तो 60 मेरे पास क्या है, ये एग्जैक्ट जो हमारे पास प्रैक्टिकल वैल्यू है। एक यूनिट चेंज करने के लिए मेरे पास क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट 59.1 है। ठीक है, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसमें परसेंट स्लोप हमारे पास आ सकता है। ठीक है, तो अगर मैं इस तीनों को कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास परसेंट स्लोप आएगा तकरीबन 101%। ठीक है, ये 101% हमारे पास ये क्या है, एक्सेप्टेबल वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो पीएच मीटर है वो सही काम कर रहा है। ठीक है, तो यूएसपी की लिमिट कितनी होती है, 90% से लेकर 105 तक यूएसपी हमें लिमिट देता है। दूसरा हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास स्लोप था। अब हम कैलकुलेट करते हैं ऑफसेट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। ऑफसेट वैल्यू का मतलब कि +-30। ठीक है, फर्स्ट अप्रोच 59.16 मिली वोल्ट है। ठीक है, तो इसका प्लस कितना होगा, +-30 इसका हम लेते हैं। और यूएसपी क्या कहती है कि ऑफसेट वैल्यू +-30 यानी -30 से कम नहीं होना चाहिए और +30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि 59 माइनस, अगर ये आपके पास 29.16 से लेकर 90.16 तक, 89.16 तक अगर आपके पास 1 मिली वोल्ट अगर आपके पास है, तो ये फर्ज करें कि अब बस क्या है 59.16 मिली वोल्ट एक्सटेंडेड वैल्यू है। तो +-30 का मतलब ये कि 29.16 से लेकर 89.16 तक भी अगर आपके पास मिली वोल्ट है तो ये भी एक्सेप्टेबल है। क्लियर यहाँ तक। और यहाँ पर आपके पास कितना है, 180 मिली वोल्ट था यहाँ पर, तो 180 मिली वोल्ट का +-30 कितना होगा, मतलब कि 150 मिली वोल्ट से लेकर 210 मिली वोल्ट तक भी अगर आपके पास ये चार्ज लेता है तो ये भी एक्सेप्टेबल है। क्लियर है यहाँ तक। तो हमने क्या डिस्कस किया, स्लोप के बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया और इलेक्ट्रोड के बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये एक वोल्ट मीटर है, ये क्या है, एक स्टैंड है, और ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोड है। क्लियर यहाँ तक। तो वोल्ट मीटर हमें क्या करता है, ये हमें पीएच देता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड इसको सेंस यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर सेंस करता है वो हमें नर्स्ट इक्वेशन यूज़ करते हुए वो हमें कन्वर्ट करके देता है किस चीज़ के अंदर, पीएच के अंदर। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, नर्स्ट इक्वेशन है। क्लियर यहाँ तक। अब तीसरी चीज हमारे पास क्या है, कैलिब्रेशन है। तो जब भी आप किसी सॉल्यूशन के अंदर एनालिसिस करते हैं तो उससे जो तो एनालिसिस करने से पहले हमारे पास जो हमारा इलेक्ट्रोड या पीएच मीटर है वो क्या है, अब बस कैलिब्रेट होना चाहिए। तो यूएसपी हमारे पास डिफरेंट बफर हमारे पास मौजूद होते हैं। इस तरह 1.68 का बफर हमारे पास होता है, 4.01 का बफर भी होता है, इस तरह 6.0 का 7.0 का बफर भी होता है, 9.21 का बफर, इस तरह 10.01 का बफर भी मौजूद होता है। क्लियर यहाँ तक। तो कैलिब्रेशन के लिए आप जितने ज़्यादा बफर यूज़ करेंगे तो उतना आपका क्या होगा, जो सिस्टम होगा आपके लिए ज़्यादा रिलायबल होगा। क्लियर यहाँ तक। तो यूएसपी कहती हैं कि आपके पास मिनिमम 2 बफर का होना लाजमी है। क्या है, मिनिमम 2 बफर का यूज़ करना लाजमी है। अगर इससे ज़्यादा बफर हैं, मल्टीपल बफर हैं, तो ये भी आपके लिए क्या है, ज़्यादा बेहतर है। तो मिनिमम कितने बफर होने चाहिए, 2 बफर का होना लाजमी है। अब आप 4.01 का बफर ले या 7.01 का बफर या 9.21 का बफर आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका पीएच मीटर कैलिब्रेट हो सकता है। ठीक है, तो इसके से एक वेरिफिकेशन बफर भी होता है। तो वेरिफिकेशन बफर आप कुछ भी रख सकते हैं, 6.8 का भी रख सकते हैं, 7.0 का भी रख सकते हैं। इस तरह 9.21 का बफर भी आप वेरिफिकेशन बफर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरिफिकेशन आपकी मर्जी की वेरिफिकेशन बफर कौन सा यूज़ कर रहा है। तो वेरिफिकेशन बफर का जो लिमिट होता है ये ज़रूरी है 0.05
क्या है 0.05 यूनिट का वेरिफिकेशन के लिए जो डिफरेंस है वो 0.05 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट अगर आप 9.21 का बफर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो 9.21 के बफर का मतलब ये है कि आपके पास जो रीडिंग ज़रूरी है वो 0.05 के अंदर आए, जैसे कि 9.16 से लेकर 9.26 तक का डिफरेंस एक्सेप्टेबल है। अगर 9.16 से कम हो या 9.26 से ज़्यादा हो तो हमारे पास वेरिफिकेशन क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। इसीलिए तो आपको जो वेरिफिकेशन बफर होगा उसके लिए डिफरेंस कितना है, 0.05 से ज़्यादा डिफरेंस क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास क्या था बफर्स के बारे में। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड के बारे में तो डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रोड को हम किस तरह सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड को आपके जब भी आपका जो एनालिसिस है अगर वो एसिड की तरफ ज़्यादा आ रहा है या अल्कलाइन नेचर की तरफ ज़्यादा जा रहा है तो आपको अपना इलेक्ट्रोड क्या करना चाहिए, इसकी रिफर्निशिंग करना लाजमी होता है। जिसके फर्स्ट करें आप उसके 0.1 मोलर का HCl यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रोड को साफ़ करने के लिए, या कोई सॉफ्ट डिटर्जेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप प्रोटीन वगैरह या कोई लिपिड वाली चीज़ यूज़ कर रहे हो एनालिसिस के लिए तो उसके लिए डिटर्जेंट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ 0.1 मोलर HCl को भी आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड से आप रिफ़्रेश कर सकते हैं। इसके साथ साथ pH को सेव करने के लिए यानी pH को स्टोर करने के लिए अगर आप pH मीटर को pH इलेक्ट्रोड को आप क्या करते हैं, ज़्यादा लंबर से चलाने के लिए अगर आपको चाहिए कि ज़्यादा अरसा चले आपके pH इलेक्ट्रोड तो उसको आप कम से कम 3 मोलर HCl के अंदर आपका इलेक्ट्रोड 24 घंटे रखना उसका लाजमी है। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रोड DI वाटर के अंदर रखते हैं तो आपका इलेक्ट्रोड बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी, जो आपका हाइड्रेटेड लेयर जो है वो क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए pH मीटर के लिए 3 मोलर KCl का होना लाजमी है, यानी पोटेशियम क्लोराइड 3 मोलर आपने लाजमी अपने इलेक्ट्रोड को इसके अंदर स्टोर रखना है। ठीक है, तो 3 मोलर KCl मतलब 22 ग्राम लेके अप्रोक्स 22 ग्राम लेके आप 100 ml में क्या कर सकते डिज़ोल्व करके आप 3 मोलर KCl सोल्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।